स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है आज हमने क्या कराना है, यानी कि हमारा आज का विषय क्या है और कल जो है हमने आपको क्या कराया था। तो सबसे पहले जो है कल मैंने आपको 7th क्लास में वसंत भाग 2 में जो है लेसन 8 जो है उसका क्रियाकलाप और जो है उस पाठ का मैंने सारा आपको बताया था। लेसन 8 7th क्लास में कौन सा है, यानी कि लेसन 8 जो है शाम एक किसान जो है वो इस पाठ का नाम है जो कि आज हम कराने वाले हैं। इस पाठ को जो है हम इसकी व्याख्या कराएंगे। कल मैंने आपको इसका सार बताया था कि जो है इसके कवि जो हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कौन है इसके कवि? इसके जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, जो कि एक प्रख्यात कवि और लेखक के रूप में दर्शाए गए हैं। यानी कि उन्होंने अपनी कविताएं भी जो है बहुत सारी लिखी हैं और जो है वे एक अच्छे लेखक के रूप में भी उभरे हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है अपनी कहानियों, अपनी कविताओं और अपने संस्मरणों के लिए जो है प्रख्यात कवि के रूप में, यानी कि एक प्रसिद्ध कवि के रूप में माने जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हम आज इस पोएम में सबसे पहले यानी कि 7th क्लास में आज जो है व्याख्या करेंगे। इससे पहले जो थे आपने क्या किए थे, क्वेश्चन आंसर फाइंड किए थे। यानी कि इससे पहले जो पोएम आपकी गई थी उसमें आपने क्वेश्चन आंसर फाइंड किए थे। तो इसमें संकेत यानी कि आज हम लिखेंगे बुक में, बुक निकाल के रखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि इसकी रीडिंग भी करेंगे हम। ये बुक है आपकी वसंत और ये लेसन है शाम एक किसान लेसन 8, ठीक है। तो इसमें संकेत जैसे आपको पता है, आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो कि टीचर आपको संकेत क्या कराती है। संकेत में होता है बेटा ये लेसन कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है, इसका जो है आपको मालूम हो जाता है कि ये लेसन जो है आपने कहाँ से कहाँ तक का लिया है। तो इसमें बेटा जो है हम सबसे पहले आपको संकेत बताएंगे। क्या संकेत आप लिखेंगे आपको भी पता होगा। आकाश का शाखा, आकाश लिखेंगे नंबर 1 संकेत आकाश का शाखा, क्योंकि इससे जो है हमें ये मालूम हो जाता है कि ये लेसन कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। आकाश आकाश का शाखा, शाखा 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 जो है बेटा है के नीचे बिंदु है, आप ध्यान
लिखेगा। मेरे साथ साथ लिखेगा, क्योंकि ये मैं बताती हूँ हर बच्चे को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को नहीं आता है। कुछ बच्चे कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं। तो लिखिएगा प्रश्न, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद, पद पंक्ति भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। प्रस्तुत पंक्ति लिख ले या पद लिख ले, वो आपकी इच्छा पर निर्धारित है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी और भाषा कैसी लिखेंगे, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जो शब्दों की बनावट है वो अच्छे तरीके से लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य यानी पढ़ने वाली पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक वसंत, वसंत नहीं वसंत, वसंत भाग 2, भाग जरूर लिखेंगे कौन सा भाग है, क्योंकि भाग 1 6 क्लास में है और भाग 3 8 क्लास में है। तो इससे जो है हमें जानकारी हो जाती है कि ये कौन सी क्लास में है। तो वसंत भाग 3 में, वसंत भाग 3 में संकलित, संकलित, संकलित श्याम एक किसान, उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे श्याम एक किसान, एक किसान, उदाहरण चिन्ह क्लोज, यानी कि बंद कर देंगे इसको, श्याम एक किसान, नमक, नमक पाठ से लिया गया है, नमक पाठ से लिया गया है, या ली गई है ना, पंक्ति है ना, ली गई है। इसके रचयिता, इसके लेखक या रचयिता भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। रचयिता, इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदाहरण चिन्ह में दोहरे उदाहरण चिन्ह में लिखेंगे सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दयाल सक्सेना, सक्सेना जी हैं। ये आपको पता लग गया ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, और जो है इस पाठ का नाम क्या है, श्याम एक किसान नामक पाठ से ली गई है। और इसकी रचयिता के भी मैंने आपको बता दिया है, इसके रचयिता जो है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, इस पाठ का संकेत बताया है। इस पाठ का पहला संकेत आकार
है कि जैसे किसान जो है, पहाड़ रूपी किसान और बादल रूपी जो उसका साफा है बांध कर बैठा है, और सूरज रूपी जो है वो चिलम पी रहा है, यानी कि चिलम को खींच रहा है। यानी कि इसमें जो है कवि ये कहना चाहता है कि दूर स्थित, जो कि मैदानी क्षेत्र से दूर स्थित पहाड़ ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान रूपी पगड़ी, यानी कि साफा जिसको बताया था अभी, पगड़ी, और जो है हाथों में सूरज रूपी चिलम को धारण किए हुए हो, यानी कि सूरज की चिलम जो है वो पकड़े हुए हो। और अर्थात जिस भांति किसान ऊंची सी पगड़ी धारण करता है, उसी भांति जो है, उसी प्रकार, भांति यानी कि उसी प्रकार पहाड़ ने अपने सिर पर आसमान की पगड़ी पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? आसमान की जो है, आसमान में जो बादल हैं, आसमान रूपी बादल की पगड़ी पहने हुई है। किसने? किसान ने। किसने पहनी हुई है बेटा? किसान ने पहनी हुई है। और पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा जानते हो, पूरा पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज किसान की चिलम पर सुलगती आग की भांति जान पड़ता है कि जो पश्चिम दिशा में जो है वो सूरज डूब रहा है, और वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि किसान की जो चिलम है उसमें आग जल रही है, और जो है आग जलती हुई नजर आ रही है, यानी कि सुलगती सी आग की भांति जान पड़ती है। और पहाड़ के नीचे, यानी कि इसमें क्या कहा, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पहाड़ ही दहक रही है, यानी कि पास ही दहक रही है। तो इसका तात्पर्य है कि पहाड़ के नीचे बहती हुई क्या है बेटा? पहाड़ के नीचे क्या है बहती हुई? जान गए होंगे आप, नदी। पहाड़ के नीचे जो है वो बहती हुई नदी है, और किसान के घुटनों पर रखी चादर की तरह प्रतीत होती है। जिस प्रकार जो है किसान बैठकर चिलम पीता है, चिलम गुड़गुड़ाता है, तो वो अपने पैर थोड़ा खोल कर बैठता है, और उस पर जब ठंड होती है तो अपनी चादर को लपेट कर रखता है। तो पहाड़ से निकलती हुई जो नदी है, बहती हुई जो नदी है, वो मानो ऐसे प्रतीत होती है कि पहाड़ पर जो है, पहाड़ ने जो है वो चादर ओढ़ रखी है। क्या कर रखी है? पहाड़ ने जो है वो चादर ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। इसमें जो है पलाश एक शब्द आया, पलाश की ढाक के वृक्ष, जो ढाक के वृक्ष होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं पर खिले हुए, यानी कि पलाश जो है ढाक का वृक्ष है, चौड़े चौड़े पत्ते हैं, और वो ही साथ में यानी कि खिले हुए हैं। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है आगे कि पहाड़ पर उगे हुए पलाश के लाल फूल जो ढाक के पेड़ पर लगे हुए होते हैं, लाल फूल ढाक के, तो फूल यानी कि किसान के पास रखी जलती हुई, दहकती हुई अंगीठी की भांति प्रतीत होते हैं। कैसे होते हैं? ढाक के लाल फूल की मानो किसान के पास जो है सर्दी में अंगीठी सेकने के लिए काम आती है ना, कि मानो ऐसे प्रतीत होती है कि किसान के पास में सुलगती हुई अंगीठी रखी हुई है। क्या रखी हुई है बेटा? सुलगती हुई अंगीठी, यानी कि जलती हुई अंगीठी। और कौन सी है? वे ढाक के जो लाल फूल है उस रूपी अंगीठी है। किस रूपी अंगीठी है? यानी कि ढाक के जो लाल फूल होते हैं उस रूपी दहकती अंगीठी की भांति प्रतीत
होती है। इसमें अगर अर्थात करके आप और भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सूर्य अस्त होने वाला है और इसीलिए जो है धरती के पूर्वी क्षितिज, पूर्वी यानी कि पूर्व दिशा में जो है धीरे धीरे अंधकार से परिपूर्ण होने लगा है। क्योंकि बेटा सुबह जो है सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व दिशा से, और जो है वो पश्चिम दिशा में छिप जाता है यानी कि अस्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो है पूर्व दिशा में शाम के समय जब दिन छिपने लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे धीरे धीरे अंधकार से परिपूर्ण होने लगा है, यानी कि अंधकार से वो पूर्व दिशा यानी कि सघन अंधकार में किसी सिमटे हुए भेड़ों के झुंड सा यानी कि जान पड़ता है। तो इसमें कवि ने जो है शाम के समय पूर्व दिशा को कैसा बताया है कि जिस प्रकार भेड़ों का झुंड एक जगह इकट्ठा हो जाता है शाम को, उसी तरह यानी कि पूर्व दिशा में जो हल्के हल्के से बादल और धुंधलापन होता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भेड़ों ने एक झुंड वहाँ पर बना लिया हो। क्या कर लिया हो कि भेड़ों ने जो है वहाँ पर एक झुंड बना लिया हो, यानी कि अंधकार से इस तरीके से वो सिमटा हुआ सा भेड़ों के झुंड सा जो है जान पड़ता है। तो ये जो है यानी कि फर्स्ट पैरा आकाश का साफा और भेड़ों के गले सा, यहाँ तक का जो है मैंने आपको पाठ की ये व्याख्या करवाई है। और अब जो है इसमें नेक्स्ट पैरा आप देखेंगे, इनके विशेष मैं बता देती हूँ विशेष इसमें क्या करेंगे, विशेष क्या लिखेंगे। प्रसंग के बाद जो है आपका एक हेडिंग बनता है विशेष, यानी कि इस पैरे में क्या खास है, इसलिए तो विशेष में आप लिखेंगे कवि ने प्रकृति का जो है मानवीकरण करते हुए, यानी कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस पूरे जो है कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी आपको बताकर, चलो खैर मैं एक बार फिर बता देती हूँ। बेटा जब प्रकृति की तुलना किसी मानव से की जाती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर पहाड़ है, बादल है, आकाश है, नदी है, तो पहाड़ को क्या बताया यानी कि किसान बताया है। क्या बताया है? किसान। तो इस प्रकार जो है पूरे इसमें प्रकृति वातावरण में एक किसान के रूप में चित्रित किया है कि जैसे अंगीठी जलती है, सूरज डूबता है तो भेड़ों का गल्ला सा यानी कि भेड़ों जैसा झुंड दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दर्शाया गया है। मैंने इसकी परिभाषा भी आपको अंकित कर दी है कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, कौन सा होता है ना, ये बताया है ना मैंने। तो विशेष में क्या करेंगे कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए श्याम के दृश्य को साफा बांधे किसान के रूप में और सूरज को जो है चिलम पीते आराम करते हुए दिखाया गया है कि जब जो है, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, ये विशेष में नहीं लिखेंगे कि जब किसान कार्य करता हुआ अपने खेत में थक जाता है, क्या करता है जब वो, क्योंकि किसान जो है बेटा बड़ी मेहनत से कार्य करता है और वो कार्य करता हुआ थक जाता है तो जो है, तो इसमें बेटा मैं बात आपको बता रही थी कि जो है विशेष में किस तरीके से लिखेंगे कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए श्याम के दृश्य का को जो है साफा बांधे हुए किसान के रूप में सूरज रूपी चिलम पीते हुए आराम करते हुए दिखाया है। तो हाँ, इसमें जो है मैं थोड़ा सा अन्य आपको बताना चाहूँगी कि जब जो है किसान
अपने खेत में कार्य करता हुआ थक जाता है। क्या करते हुए? क्योंकि उसका जो है बेटा मेहनत का कार्य होता है किसान का, है मेहनत का, क्योंकि मिट्टी खोदकर मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाकर वो बीज उगाता है, जिसको जो है सारी दुनिया उसका पेट जो है जीवन यापन करती है जिससे। तो वो किसान कहते हैं ना कि सोना उगले मेरी धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो यानी कि जो है हमारी धरती तो उगलती है ये अनाज गेहूँ दाना, तो एक तरीके से जिससे सभी अपना पेट भरते हैं। तो ये किसान बेटा मेहनत करके और जो है मिट्टी को उपजाऊ बना के उसमें जो है दाने डालता है, और दाने जो है वो पौधे के रूप में तैयार होते हैं, और पौधे के रूप से जो है वो बड़े होकर उनकी देखभाल करता है, गुड़ाई नोलाई करता है, उसमें पानी देता है, और उसका जो है इंतज़ार करते रहते हैं कि कब जो है हमारी फसल तैयार होगी। तो इसमें थोड़ा और बताना चाहूँगी कि फसल जो है कैसे तैयार होती है। किसी एक किसान का या एक बंदे का जो है बेटा इसमें हाथ नहीं होता, क्योंकि इस फसल को उगाने में जो है हजारों करोड़ों लाखों लोगों का जो है हाथ होता है। मान लिया किसी ने जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाया, किसी ने इसको बीज डाला, और जो है किसी ने फसल को काटा है। तो इस तरीके से तो ये जो भिन्न भिन्न व्यक्ति का इसमें जो है योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार जो है अगर किसान अपने हाथों से मेहनत करे और फसल को उगाए भी तो भी फसल तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसमें पानी का भी तो योगदान है ना। किसका योगदान है? पानी का। चलो एक तरीके से पानी भी उसमें आ गया। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगी, सूर्य की किरणें नहीं होंगी, तो तब भी हमारी फसल जो है तैयार नहीं हो सकती है ना। तो उसमें जो है सूरज की किरणों का भी योगदान होता है। फिर चलो मान लिया खैर सूरज की किरणों का भी योगदान हो गया, हवा की थिरकन का। हवा अगर नहीं होगी तो हमारी फसल जो है वो पककर भी तैयार नहीं होगी। तो जैसे आप देखते हो कि अप्रैल लास्ट में यानी कि मई के शुरुआत में गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, जिनको लू की संज्ञा भी देते हैं हमें ना। तो उस लू से जो है हमारे जो गेहूं की फसल होती है, जो कि नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, तो वो मार्च अप्रैल के लास्ट में पककर तैयार हो जाती है। वो किससे होती है? जब ये गर्म हवा होली के बाद जो है गर्म हवाएं चलती हैं, तो ये जो है गर्म हवाओं के चलने से हमारी फसल तैयार होती है ना। तो ये मैंने अन्य बताया है इसमें किस तरीके से फसल हमारी तैयार होती है, इसमें आपका है नहीं, लेकिन किसान के बारे में आया तो मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। चलो खैर वापस आए तो किन किन फसल को तैयार करने में किन किन का योगदान रहा? किसी किसान का, हवा का, पानी का, मिट्टी का, और जो है हवा की थिरकन का। तो इन सभी का जो है इसमें योगदान है, जिससे जो है किसान अपनी फसल को तैयार करता है। तो किसान जो है बेटा थक कर वो बैठ जाता है और अपना जो है एक छोटा सा हुक्का रखता है, चिलम को गुड़गुड़ाता है कुछ आराम करने के लिए। तो इस प्रकार जो है किसान को ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आराम